ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एक या दो ये जो है हर साल रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली में लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड तरीके से फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड प्लस गैस मतलब फ्लूइड वैसे उस मटेरियल को कहा जाता है जिसको किसी भी कंटेनर में रख दिया जाए, जैसे कंटेनर में रख दिया जाए उसका शेप एक्वायर कर लेता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड जो फ्लूइड है इसमें लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो गैस के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, और इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। कहीं कहीं थोड़ा बहुत गैस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली लिक्विड के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो ये तो हो गया फ्लूइड के बारे में जानकारी। और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। एक होता है जिसको कहा जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो इसका तो जैसे नाम ही से पता चल रहा है कि इस पार्ट में हम लोग स्टेशनरी फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा फ्लूइड, ऐसा लिक्विड जो कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो। इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट with respect to कंटेनर। अब कंटेनर का मतलब क्या है कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में क्यों होना चाहिए। तो ऐसे समझे कि किसी कंटेनर में हमने लिक्विड रखा है ना, तो हो सकता है कि कंटेनर खुद भी चल रहा हो, लेकिन अगर लिक्विड कंटेनर के साथ में चल रहा हो तो उसको फ्लूइड स्टैटिक्स में ही काउंट किया जाएगा। जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ है या चाय है, उसको हम लोग लेकर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखा हमने, तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स में काउंट होगा। जबकि एक पाइप में लिक्विड जो है फ्लो हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चूँकि पाइप उसके लिए कंटेनर है और उसके रिलेटिव में लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, चल रहा होगा, इसलिए उसको फ्लूइड डायनेमिक्स में रखते हैं, है ना। तो जो दूसरा पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का उसको कहा जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें हम लोग वैसे लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं जो कंटेनर के रेस्पेक्ट में चल रहा हो, मूविंग हो। तो इसमें कहेंगे स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन with respect to कंटेनर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि जैसे ये मान लेते हैं कंटेनर है और ये कंटेनर भी रेस्ट पर है। ठीक है, कंटेनर जो है ये रेस्ट पर है और लिक्विड भी रेस्ट पर है। तो ये जो केस है ये फ्लूइड स्टैटिक्स वाला केस है। और दूसरा केस ये है कि जैसे कोई पाइप है ना, और पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, ये इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है और ऐसे जो है ये बाहर निकल रहा है इस तरह से। तो इस केस को हम लोग कहेंगे फ्लूइड
डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पाइप स्टेशनरी है लेकिन लिक्विड जो है v वेलोसिटी से चल रहा है। पाइप एट रेस्ट एंड लिक्विड इन मोशन। तो ऐसा भी हो सकता है किसी पाइप के अंदर एयर फ्लो हो रहा हो, तो वो भी फ्लूइड डायनेमिक्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के दो पार्ट्स हो गए फ्लूइड मैकेनिक्स के। अच्छा, जब भी हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि लिक्विड का जो सरफेस होता है वो हमेशा उस लिक्विड पर लगने वाले नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि लिक्विड सरफेस is always perpendicular to the net force acting on liquid with respect to container। जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग ग्लास में अगर पानी भरते हैं तो ग्लास में भरा हुआ जो लिक्विड है वो आप देखेंगे कि उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट इसलिए होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल पर तब सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है mg, है ना, mg फोर्स होता है। तो इस mg फोर्स के परपेंडिकुलर लिक्विड सरफेस होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि जो अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल क्यों दिखता है? यहाँ पर देखेंगे कि खूब सारा समुद्र जो होता है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी भी स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड सरफेस पर अर्थ के सेंटर की तरफ mg फोर्स लगता है, यानी रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो उसके परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होगा वो लिक्विड सरफेस हो जाएगा। तो लिक्विड सरफेस इसीलिए हर जगह रेडियस के परपेंडिकुलर यानी स्फीयर के सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं केस कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो जो प्रेशर है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। द प्रेशर इज डिफाइंड एज the normal force acting on unit area और unit surface area। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर क्या होता है ना। तो प्रेशर को बेसिकली डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, है ना। अगर इसको हम लोग एक छोटे से फिगर से समझें तो जैसे ये एक सरफेस हो गया, है ना, और ये जो सरफेस है इसका एरिया मान लेते हैं कि A है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हो गया A और इस सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F।
ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है। तो जो प्रेशर का वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स, ये फोर्स परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द सरफेस। तो इस तरह से प्रेशर को डिफाइन किया जाता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। लेकिन जो प्रेशर है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो होता ये है कि प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन but the force it, या कह सकते हैं the force exerted due to pressure is always perpendicular to the surface। ठीक है, जैसे मैं यूं कहूं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो P है, ठीक। तो प्रेशर का अपना डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई सरफेस, कोई प्लेन इस ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, ये प्लेन का साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैंने, ये यहाँ पर प्लेन का साइड व्यू दिखाया है। तो ये जो प्रेशर है वो इस पर फोर्स लगाएगा कुछ इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। ये फोर्स ऐसे लगाएगा। अगर अपना जो प्लेन है, अपना जो सरफेस है वो ऐसे होगा तो यही प्रेशर फोर्स इस पर लगाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक। अगर ऐसा ही सरफेस इधर हो, है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा किधर, इधर, ठीक है, इस तरह से। तो देख सकते हैं कि प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। तो वहाँ पर प्रेशर जो है उसके आसपास में सरफेस एरिया हम कैसे रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर जो है वो चेंज होता है लिक्विड के अंदर। किस तरह से चेंज होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में चलने पर चेंज होता है या नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने पर चेंज होता है या नहीं होता, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखेंगे कि वेरिएशन इन प्रेशर, देखेंगे वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेरिएशन इन pressure inside liquid in horizontal direction। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक यहाँ पर कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा गया है, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसके अंदर भरा हुआ है और इसके अंदर लिक्विड का ही एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ना। तो ऐसा करेंगे, कंसीडर ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल एलिमेंट, सिलिंड्रिकल element of liquid। तो देखेंगे यहाँ रेड कलर से हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट बनाया है और इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का
सो एरिया है वो मान लेते हैं कि A है और इसका लेंथ है L। ठीक है, अब इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट के दो एंड्स हैं, एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर। तो लेफ्ट वाले एंड पर मान लेते हैं कि प्रेशर है P1 और राइट एंड पर मान लेते हैं प्रेशर है P2। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो आप देखेंगे कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा यहाँ से इधर और एक फोर्स लगेगा यहाँ से इधर। दोनों तरफ से लिक्विड जो है इसको प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं किस पर? सिलेंडर पर। किसके कारण से? जो बाहर कंटेनर में लिक्विड है उसके कारण से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर है वो भी लिक्विड का ही है, लेकिन फिर भी हम लोग फोर्स एक्सटर्नल निकालेंगे जो बाहरी लिक्विड है उसके कारण से। तो अगर यहाँ पर प्रेशर है P2 तो P2 इंटू A फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा P2 इंटू A और इधर से भी फोर्स लगेगा P1 इंटू A। ठीक, आप देखेंगे कि ये लिक्विड का ही सिलेंडर है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा और इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि जो एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम में है। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स P1 इंटू A should be equal to P2 into A. So P1 will be equal to P2, है ना। तो ये देख सकते हैं फिगर में, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर जो है वो इक्वल है, यानी इस पूरी लाइन पर अगर बात किया जाए, इस पूरी लाइन पर प्रेशर इक्वल होगा। तो कह सकते हैं कि प्रेशर inside liquid at different points on same horizontal level are इक्वल, है ना। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर कई सारे पॉइंट्स होंगे जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होंगे। जैसे लिक्विड के अंदर ये कई सारे पॉइंट बनाए जा सकते हैं, फिगर में भी चाहे तो बना लें। तो अगर मैं ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ये हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। ठीक, अब देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे वेरिएशन इन प्रेशर इनसाइड लिक्विड in vertical direction, तो इसके लिए भी हमने एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया है ना। तो हम कहेंगे कंसीडर a vertical cylindrical element of liquid, cylindrical element of। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट है वो खुद भी लिक्विड का ही है और इसलिए ये लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट के जो दो एंड्स हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि प्रेशर है P1, यहाँ पर मान लिया प्रेशर है P2 और इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का
हाइट मान लेते हैं कि h है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं a है। ठीक, तो इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो आप देखेंगे कि ऊपर से एक फोर्स लगेगा P1 इंटू ए, और नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा P2 इंटू ए। ठीक, साथ में ये जो सिलेंडर है इसका वेट यानी कि mg वो नीचे लगेगा। ठीक, उसके बाद चूंकि ये कंटेनर स्टेशनरी है तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो भी स्टेशनरी है, तो जो एलिमेंट है वो भी स्टेशनरी होगा। ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड का ही हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। मतलब नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो P1 है और एक mg, ये इक्वल होना चाहिए। जो फोर्स ऊपर लग रहा है यानी कि P2a है ना, P2a ऊपर लग रहा है तो ये उसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर इनकी वैल्यूज रखें तो P1 इंटू ए प्लस मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए पहले लिक्विड का डेंसिटी लेंगे इंटू इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट h। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया लिक्विड की डेंसिटी, तो ये हो गया मास इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का इंटू g। इतना फोर्स लगेगा नीचे, और ये जो है राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ P2a। तो यहाँ से देखेंगे कि रो जी एच इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो यहाँ पर देखें कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। तो इनमें से H भी पॉजिटिव है, G भी पॉजिटिव है, रो भी पॉजिटिव है। रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि P2 जो है वो बड़ा है P1 से, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है। P2 बड़ा होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो प्रेशर है उससे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। कितना से? बाई अमाउंट रो जी एच। तो ये कहा जा सकता है सो प्रेशर increases by amount rho gh inside liquid when we move in downward direction by a distance h। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर प्रेशर कुछ है, वहाँ से अगर h डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो जो प्रेशर है वो रो जी एच से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक तरह से जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से जनरलाइज किया जा सकता है कि जैसे मान लें कि अपने पास कोई कंटेनर दिया है ना, और ये जो कंटेनर है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, इसके अंदर लिक्विड है, तो देखेंगे कि इस पर नीचे की तरफ जब सब कुछ स्टेशनरी है तो लिक्विड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है mg, है ना। तो mg की तरफ
अगर h डिस्टेंस नीचे जाते हैं तो जो प्रेशर है वो रो जी एच से बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम लोग ऐसे कहें कि ऐसा ही एक कंटेनर है ना, ऐसा ही एक कंटेनर है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन इसमें ये जो कंटेनर है वो किसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये कंटेनर है जो कि किसी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो लिक्विड पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर m इंटू ए। तो अब देखेंगे कि इधर फोर्स लग रहा था mg, तो mg के डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ma, स्यूडो फोर्स है ना। अगर हम लोग इस कार के रेस्पेक्ट में देखें, एक टैंक, जो भी टैंक है वो चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में देखें, चूंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए। तो लिक्विड पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इस ma के डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, h डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो प्रेशर जो है यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, तो P2 माइनस P1 जो है रो A इंटू एच से बढ़ जाना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए रो एच से। बस देखेंगे आप दोनों जो केस है उसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन था g और यहाँ पर एक्सेलरेशन है a। ठीक है, तो g के डायरेक्शन में गए तो रो जी ए से बढ़ गया, a के डायरेक्शन में गए, a इधर है उल्टा स्यूडो फोर्स a में, तो उसके डायरेक्शन में गए तो रो ए एच से, मतलब बस g को हमने a से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, अब एक्चुअली में क्या होगा कि किसी टैंक के अंदर जो है इस दोनों टाइप के अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर दोनों टाइप के एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी भी है और ये जो टैंक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो देखेंगे कि इस पर इधर स्यूडो फोर्स ma भी आएगा और नीचे की तरफ mg भी आएगा। ठीक है, तो अगर मान लें यहाँ पर प्रेशर है P1 यहाँ पर और हम लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं कि P2 है, तो अब ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से नीचे आ गए, ये डिस्टेंस हो गया h और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया L। ठीक है, तो जो P2 पर जो प्रेशर होगा P2, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि P1 प्लस रो जी एच, P1 में जो प्रेशर, यहाँ जो प्रेशर था उससे चूंकि h नीचे आ गए, ये पॉइंट h नीचे है तो प्रेशर रो जी एच बढ़ जाएगा, प्लस चूंकि एक स्यूडो फोर्स लग रहा है इधर, तो इस पॉइंट से L डिस्टेंस इधर आ गए, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो रो ए एल भी हो जाएगा। तो जो P2 है वहाँ का प्रेशर होगा P1 प्लस ये प्रेशर, ये देखेंगे mg के कारण से बढ़ा है और ये स्यूडो फोर्स के कारण से बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी पॉइंट पर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक ट्यूब दिया गया है जिसमें कई सारे जगह पर 90 डिग्री का बेंड है ना, और इस ट्यूब के अंदर दो तरह के लिक्विड भरे गए हैं। रेड कलर से जो दिखाया गया है वो मरकरी है, यहाँ भी रेड कलर का है, यहाँ भी रेड कलर का है, ये मरकरी है। और जो वाइट कलर का लिक्विड है यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रेशर है x और यहाँ पर प्रेशर है y। हमें पता करना है कि
एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच में प्रेशर कितना होगा। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया प्रेशर एट एक्स माइनस प्रेशर एट वाई। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि प्रेशर है पी एक्स यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से 175 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर प्रेशर निकालना हो तो जो प्रेशर यहाँ था उसमें प्रेशर हम लोग ऐड करेंगे रो डब्लू इंटू जी इंटू एच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जी के डायरेक्शन में यानी एम जी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर जो है वो बढ़ता है बाई अमाउंट रो जी एच। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि चूंकि वाटर लिक्विड है यहाँ पर, तो वाटर का डेंसिटी रो डब्लू इंटू जी और हाइट 175 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ नीचे आना है। तो इस पॉइंट का प्रेशर जो है हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब अगर हमें ऐसा करना हो कि यहाँ से प्रेशर हमें यहाँ तक का पता करना है, ठीक है, तो देखेंगे कि ये एक ही लिक्विड है और एक लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। तो जो प्रेशर यहाँ पर आया वही प्रेशर यहाँ भी आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर भी हमने पता कर लिया। अब यहाँ से हम लोग इस पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो अब ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग माइनस करेंगे, प्रेशर घटेगा। और किस लिक्विड में जा रहे हैं, तो मरकरी है, तो मरकरी का डेंसिटी लेंगे रो एच जी इंटू जी इंटू हाइट जो है वो है 112, 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है हमें एसआई यूनिट में। ठीक, तो यहाँ का प्रेशर मैंने निकाल लिया। अब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड है। ठीक, ये वाटर है, तो वाटर में यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ का प्रेशर हमने पता कर लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ से नीचे आएंगे तो फिर वाटर के अंदर चलना है तो प्रेशर बढ़ेगा बाई अमाउंट रो डब्लू वाटर की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच 75/100। अब यहाँ का प्रेशर आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्ट यहाँ का और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि यहाँ वाटर है और यहाँ पर मरकरी है। ठीक है, जब भी बराबर करना हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो सेम लिक्विड कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ जाने में क्या था, ये कनेक्टेड लिक्विड था ये। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आने में एक कनेक्टेड लिक्विड था और एक ही लिक्विड था। फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एक ही तरह का लिक्विड है और कनेक्टेड भी है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। ठीक, तब यहाँ का प्रेशर निकल गया। अब यहाँ का प्रेशर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ का फाइंड करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे। ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है और वो भी मरकरी में जाना है। तो मरकरी का डेंसिटी लेंगे जी इंटू 88/100। ठीक है, ये 88 हो गया। इसके बाद फिर हमें लिक्विड वाटर के अंदर जाना है यहाँ पर। ठीक, तो फिर से डिक्रीज कराएंगे, है ना। तो फिर से डिक्रीज अगर कराएंगे तो माइनस होगा डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे क्योंकि वाटर है इंटू जी और हाइट लेंगे 150 - 88। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ का प्रेशर आ गया। यहाँ का प्रेशर और वाई का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तो इज इक्वल टू पी वाई रख सकते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें निकालना है पी एक्स माइनस पी वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे कि जो रो डब्लू है, रो डब्लू का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर 1 या 1000 रखना चाहिए। रो डब्लू का वैल्यू रखेंगे 1000 kg/m³ और रो एच जी का वैल्यू रखेंगे
13,600 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो ये आएगा, जैसे पहले मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, उधर जाने पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो आएगा 1000 इंटू जी इंटू ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये वाला टर्म लेंगे तो आएगा 13,600 इंटू जी का वैल्यू 10, 88/100। फिर ये माइनस वाला टर्म है, ये भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 13,600 जी का वैल्यू रहेंगे 10, 112/100। ठीक, अब ये वाला जो टर्म है उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो निगेटिव में आएगा। रो डब्ल्यू 1000, जी का वैल्यू 10, 175/100 माइनस ये जो पॉजिटिव में है इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव आएगा। ये आएगा 1000 इंटू जी इंटू 75/100। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 253 इंटू 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर डिफरेंस Px माइनस Py का वैल्यू। ठीक, तो इसमें क्या हमने सीखा कि एक जगह से प्रेशर काउंट करना हो तो एक जगह से शुरू करेंगे और उसी लिक्विड के अंदर नीचे बढ़ेंगे। फिर अगर सेम लिक्विड हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर इक्वल प्रेशर होना चाहिए। फिर इस तरह से कैलकुलेट करते करते राइट साइड तक पहुंचना है।